अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हाद हुसैन। आज की डिस्कशन का टॉपिक है स्टरलाइजेशन, जो कि सर्जिकल टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे डॉक्टर्स, नर्सेज और इवन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भी इस प्रोसेस की टेक्निकल नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। सो आज के लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन को, इसकी इम्पोर्टेंस को, कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम इसके कॉमन मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So basically, sterilization it's a process of removing, eliminating or killing all microbial life, including bacteria, viruses, fungi and its spores. अब स्पोर्स क्या होते हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में वेजिटेटिव सेल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ग्रोइंग फेज में होते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पोर्स। तो जो स्पोर्स होते हैं ये इनएक्टिव सेल्स होते हैं। तो जो स्टेरिलाइजेशन है वो स्पोर्स को भी किल कर देता है। तो अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इससे हम कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा हम डिजीज के स्प्रेड को भी हम इससे प्रिवेंट करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन में हम इसे यूज करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डिसइंफेक्शन। एक मेथड है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट स्पोर्स। तो स्टेरिलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में जो मेजर डिफरेंस है वो स्पोर्स का है। स्टेरिलाइजेशन स्पोर्स को भी किल करता है, जबकि डिसइंफेक्शन स्पोर्स को किल नहीं करता बाय एक्सपोजिंग देम डायरेक्टली टू द केमिकल एजेंट्स और फिजिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में डिटोल शामिल है, फिनोल शामिल है, जबकि फिजिकल एजेंट्स में हीट और रेडिएशन शामिल है। तो एंटीसेप्टिक्स बेसिकली केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिटोल, जिसे हम लिविंग टिश्यूज पे डायरेक्टली इसे अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद टर्म है एक एसेप्सिस की। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन और ए का मतलब होता है नॉट, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तो एसेप्सिस बेसिकली इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके 3 मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन के। सबसे पहला मेथड है फिजिकल मेथड, जिसको हम इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड में 3 टाइप्स हैं, सॉलिड आ जाता है, लिक्विड आ जाती है और गैस केमिकल स्टेरिलाइजेशन में आ जाती है। गैस में फर्दर फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो इथाइलिन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद रेडिएशन मेथड है, इसे हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। इसकी टाइप्स आ जाती हैं, क्योंकि कोल्ड इसको इसलिए कहते हैं रेडिएशन मेथड को क्योंकि इसमें हीट का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिजिकल मेथड की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट में 3 मेथड्स हैं, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन या फिर ड्राई हीट ओवन। तो मॉइस्ट हीट में 2 हैं टाइप्स आ जाती है, मेथड्स हैं, बॉइलिंग और ऑटोक्लेविंग, जिसे हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्लेमिंग बेसिकली इट्स अ वेरी क्विक एंड इजी मेथड है, जिसे इसमें क्या होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को पास करते हैं थ्रू अ फ्लेम, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को हम एक्सपोज करते हैं डायरेक्टली टू अ हीट बाय यूजिंग बंसन बर्नर। फ्लेमिंग के मेथड को हम मोस्टली लेबोरेटरी सेटिंग्स में आप इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो इनोकुलेशन लूप है उसे हम एक्सपोज किया हुआ है डायरेक्टली टू अ डायरेक्ट हीट, ठीक है, बाय यूजिंग बंसन बर्नर। तो जो इंस्ट्रूमेंट की जो टिप है वो रेड हॉट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। तो ज्यादा कौन से इंस्ट्रूमेंट जो उनसे इस मेथड से स्टेरिलाइज होते हैं वो मोस्टली शार्प पॉइंटेड होते हैं। तो हीट सेंसिटिव एलिमेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को इस मेथड से हम स्टेरिलाइज करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो हीट है वो उन एलिमेंट्स को डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद दूसरा मेथड है ड्राई हीट में इंसिनरेशन का। इसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट को या फिर पैथोजेनिक मटेरियल को लाइक ड्रेसिंग, एम्प्यूटेटेड पार्ट ऑफ बॉडी को डिस्पोज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम उसको किल करते हैं इस मेथड से। तो इस पैथोजेनिक मटेरियल को हम इसमें प्लेस करते हैं इंसिनरेटर्स में, जो कि क्लोज चैम्बर होता है, उसे एक्सपोज करते हैं ओवर 1000 फ़ारेनहाइट अबाउट 540 सेल्सियस पे। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि हीट रेजिस्टेंट जो एंडोस्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स, वो भी किल हो जाते हैं इस मेथड से। तो एडवांटेजेस ये हैं कि ओरिजिनल जो वॉल्यूम है बायोमेडिकल वेस्ट का जो पैथोजेनिक है उसको रिड्यूस करता है, उस वॉल्यूम को बाय 20 to 30%। अब दूसरा इसका एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, आपको पता है। तो डिसएडवांटेज ये है कि ये एक तो ये स्मोक को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नॉन इनहेलेशन गैसेस को ये रिलीज करता है, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा ये ऐश को भी ये प्रोड्यूस करता है। तो जो इंसिनरेशन है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो मेथड नहीं है, अगर तो हम इसे प्रॉपर वे में, कंट्रोल वे में इसे हम यूज नहीं करते। तीसरा मेथड है ड्राई हीट में, वो है हॉट एयर ओवन, जिसे हम ड्राई हीट ओवन भी कहते हैं। ये एक क्लोज चैम्बर होता है जिसमें परफोरेटेड रैक्स मौजूद होती हैं, ये देख सकते हैं फर्स्ट और ये सेकंड, जो कि परफोरेटेड रैक्स हैं, ठीक है। इसमें इमर्सन रोड भी फिट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है फॉर वार्मिंग ऑफ चैम्बर, ठीक है। उसके अलावा इसमें फैन मौजूद होता है जो कि उस हॉट एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्प्रेड करता है इन होल चैम्बर। तो किस एलिमेंट्स को ये, किन मतलब मटेरियल्स को ये स्टरलाइज करता है, इंक्लूडिंग पाउडर, क्योंकि जो पाउडर है वो मॉइस्चर से ये डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसलिए पाउडर को हम ड्राई हीट ओवन से इसको स्टरलाइज करते हैं। उसके अलावा ग्लासवेयर शामिल है, इंस्ट्रूमेंट्स विद शार्प कटिंग एजेस हैं और दूसरे लेबोरेटरी स्टॉक आ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर और टाइम की बात करें तो हम इसको, उन मटेरियल्स को एक्सपोज करते हैं 160 सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर 1 to 1.5 आवर्स तक। एडवांटेजेस की बात करें तो ऐसे मटेरियल्स को हम इस मेथड से, ड्राई हीट ओवन के मेथड से हम स्टरलाइज करते हैं जो कि मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पाउडर, क्योंकि जो पाउडर है वो मॉइस्चर से आपको पता है डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि स्टरलाइज हो सकते हैं, उनमें ग्लासवेयर शामिल है, लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स हैं, ग्लास सैरिंजेस हैं और ग्लास एम्प्यूल्स जो हैं वो इस मेथड से स्टरलाइज हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हाई टेम्परेचर हमें रिक्वायर चाहिए होता है, लॉन्गर एक्सपोजर टाइम है 1 to 1.5 आवर्स, जो कि काफ़ी लॉन्गर एक्सपोजर टाइम है। उसके अलावा जो रबर है और जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं वो थर्मोलाइबाइल होते हैं, जो कि हीट से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो फिजिकल मेथड में ड्राई हीट में हमने फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और ड्राई हीट ओवन को हमने डिस्कस कर लिया है। सो मॉइस्ट हीट में हम बॉइलिंग और ऑटोक्लेविंग को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली बॉइलिंग जो है वो एक डिसइंफेक्शन मेथड है, क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के वेजिटेटिव सेल्स को तो ये किल कर देता है, लेकिन ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स को या फिर जो हाई रेजिस्टेंट माइक्रोब्स होते हैं उसे ये किल नहीं कर सकता। सो बॉइलिंग को हम एक रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन नहीं कंसिडर करते। तो इसमें क्या होता है कि बॉयलर में हम इमर्जन रोड को प्लेस करते हैं फॉर बॉइलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर स्टरलाइजिंग दी इंस्ट्रूमेंट्स। एडवांटेजेस की बात करें तो एक सिंपल है और ये चीप मेथड है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो लिनन है या फिर रबर आर्टिकल्स हैं, जो ग्लासवेयर है, वो बॉइलिंग के मेथड से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो इस मेथड से हम इसे अवॉइड करते हैं। टेम्परेचर हमें 100 सेल्सियस रिक्वायर होता है, जबकि एक्सपोजर टाइम हमें 30 मिनट्स रिक्वायर होते हैं। तो ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट की एक टाइप है, उसका एक मेथड है जो कि स्टीम अंडर प्रेशर के वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें तमाम लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को इस मेथड से हम स्टरलाइज करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 121 सेल्सियस एट 15 psi प्रेशर पर, ठीक है। तो जो स्टरलाइजेशन का जो टाइम है वो है 15 to 20 मिनट्स बेसिकली, लेकिन इसको हम होल्ड करते हैं, होल्डिंग टाइम जो है वो 45 मिनट्स होता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं ऑटोक्लेव की, एक होता है वर्टिकल ऑटोक्लेव और जो दूसरा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक वर्टिकल ऑटोक्लेव है। उसके बाद हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जो ऑटोक्लेव का जो डोर है उसे हम लॉक करते हैं विद द सील्ड चैम्बर, ठीक है। इसमें एक वैक्यूम पंप मौजूद होता है जो कि उसमें मौजूद एयर को रिमूव करता है और उसे रिप्लेस करता है विद स्टीम, ठीक है, वैक्यूम पंप। तो क्या करता है, ये अंडर ग्रेविटी जो है एयर है वो रिमूव हो जाती है और रिप्लेस हो जाती है विद स्टीम। उसके बाद हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं उस स्टीम पर टू अचीव डिजायर्ड स्टरलाइजेशन।
तो टेम्परेचर क्या था 121 सेल्सियस फॉर द डिजायर्ड टाइम ड्यूरेशन। तो जो डिजायर्ड टाइम होता है वो 15 to 20 मिनट्स ही होता है, लेकिन उसके बाद हमने इसको होल्ड करना होता है टेम्परेचर को। तो जो साइकिल है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो जो एक्सेसिव जो स्टीम होती है उसे हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम जो इंस्ट्रूमेंट्स को जिसे हमने रखा होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम दी चैम्बर केयरफुली बाय वियरिंग ग्लव्स। तो इसके 3 फेजेस हैं स्टरलाइजेशन साइकिल के। सबसे पहला फेज है वो है पर्ज फेज। उसमें जो एयर मौजूद है उसे हम रिमूव करते हैं अंडर ग्रेविटी और उसे हम रिप्लेस करते हैं उस एयर को विद स्टीम इन द सील्ड चैम्बर। जो एयर होती है वो हैवियर होती है एज कम्पेयर टू स्टीम एज ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर या फिर स्टरलाइजेशन फेज है, जिसमें क्या होता है कि आफ्टर एयर इज रिमूव्ड क्या करते हैं, जो स्टरलाइजेशन का जो ड्रेन होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं। जो एयर थी मौजूद पहले से वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब हम स्टीम को कंटिन्यूसली उसको एडमिट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं उस चैम्बर में, जिसकी वजह से उसके बाद हम उसको प्रेशर को अप्लाई करते हैं उस स्टीम पर। उसके टेम्परेचर को हम डिजायर्ड लेवल पे लेके आते हैं, ठीक है। तो नाउ द साइकिल जो है वो एंटर हो जाता है एक्सपोजर फेज में और उस लैब इक्विपमेंट को हम हेल्ड करते हैं, होल्ड रखते हैं एट दिस स्टरलाइजेशन टेम्परेचर फॉर अ रिकमेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि होल्डिंग टाइम होता है अबाउट 45 मिनट्स तक। उसके बाद आ जाता है एग्जॉस्ट फेज। इसमें क्या करते हैं कि हम एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू हम प्रेशर को रिलीज कर देते हैं चैम्बर से, ताकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर जो एम्बिएंट प्रेशर है उसे हम रिस्टोर कर सकें। उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टीम है उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बड़ी हाई होती है, और उसके ऊपर हमने स्टीम के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया हुआ है। तो क्या होता है कि इससे बैक्टीरिया, एंडोस्पोर्स, उसके वेजिटेटिव सेल्स के साथ साथ उसके जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं मोर एफिशिएंटली इन लेसर टाइम एट लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू ड्राई हीट। ड्राई हीट में आपको याद करें जो ड्राई हीट ओवन है उसमें हमें 160 सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन इसमें हमने लो टेम्परेचर से ही हमने इसको स्टरलाइजेशन को अचीव कर लिया एट 121 सेल्सियस। तो ये लार्ज साइज का ऑटोक्लेव होता है जिसमें लार्ज क्वांटिटीज को ऑफ मटेरियल को हम इसे मेथड से हम एक ही बैच में हम इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लास वेयर हो सकते हैं, इसमें सर्जिकल ड्रेसिंग है, रबर है, ग्लव्स हैं और दूसरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो हीट सेंसिटिव होते हैं या फिर पाउडर है, क्योंकि वो मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो सकता है पाउडर, तो उसको हम इस मेथड से अवॉइड करते हैं स्टरलाइज करने के लिए। उसके बाद ऑयली मटेरियल हो सकते हैं, कार्बन स्टील हो सकता है जो कि मॉइस्चर से डैमेज हो सकता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करना है, उसके बाद हमने इसको ड्रम में उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। तो ड्रम के साथ क्या करना है, हमने बिफोर प्लेसिंग दी चैम्बर हमने ड्रम को इंडिकेट करना है विद द केमिकल इंडिकेटर, ठीक है। एक विकिंग टेप होती है जो कि बिफोर स्टरलाइजेशन वाइट कलर होती है, वाइट कलर में। उसके बाद जब तो स्टरलाइजेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वो जो वाइट कलर है वो ब्लैक कलर में कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली केमिकल इंडिकेटर को हम इसे इंडिकेट करते हैं बाय प्लेसिंग ऑन द ड्रम। उसके बाद हमने बिफोर प्लेसिंग द ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे रखे हमने, ड्रम में। तो परफोरेशन को ऑफ द ड्रम को हमने ओपन कर देना चाहिए ताकि उस परफोरेशन के थ्रू ड्रम में जो स्टीम है वो इंजेक्ट हो सके। उसके बाद आफ्टर स्टरलाइजेशन परफोरेशन को हमने क्लोज कर देना चाहिए। जो वाटर है वो आपको पता है कि ऑटोक्लेव में हमने इसको इंजेक्ट किया, वाटर को रखा है, तभी तो स्टीम हमारे पास आ रही है। तो वाटर का जो लेवल है वो अबव द इमर्जन रोड होना चाहिए। उसके बाद वाटर की या वाटर और इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हमेशा चेक करना चाहिए साथ साथ। उसके अलावा कहता है कि बिफोर क्लोजिंग द चैम्बर बायोलॉजिकल इंडिकेटर शुड बी प्लेस। तो रैक्स के ऊपर या फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर को भी हमें प्लेस करना चाहिए बिफोर क्लोजिंग द चैम्बर। उसके अलावा जो हीट सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं स्टीराइल विद प्रिकॉशन सच एज ग्लास, रबर आर्टिकल्स शुड बी रैप्ड विद लिनन शीट्स। उसके अलावा कहता है कि आफ्टर स्टरलाइजेशन हमें ड्रम को डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए हैंड से, क्योंकि जो आपको पता है जो काफ़ी हीट अप हुआ होगा ड्रम, तो हमें प्रॉपर एक जो ग्लव्स होते हैं उसके थ्रू हमने उसको ड्रम को टच करना, उसको रिमूव करना फ्रॉम दी
चैम्बर। सो आज की लेक्चर में हमने सारा फिजिकल मेथड्स में हमने ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट को डिटेल में डिस्कस किया। सो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम केमिकल डिसइंफेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी के निशान को भी बजा दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।